प्रोफेसर डॉक्टर एम राय सिंघानी जो हमारे वीआईटी कैंपस के स्तंभ है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पर आएं शर्मा जी का सम्मान करने के लिए। Please a good round of applause. सारे ही लोग, स्टूडेंट्स, ओके, फैकल्टी और अन्य स्टाफ है, बड़े गुणी लोग हैं। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि राम साहब कि मैं जलेबी को चाशनी पिलाने जा रहा हूँ? बस ऑलरेडी इतनी चाशनी है। बड़े विद्वान लोग हैं, बड़े प्रबुद्ध लोग हैं, मैं क्या कह पाऊंगा। बल्कि मुझे तो इतना आनंद आज इसलिए आ रहा है कि आज जो कुछ मैं सीख के जाऊंगा वो मेरे लिए कितनी बड़ी हाथी के रूप में होगा। चलिए बात चालू करें। ऐसा करते हैं कि बातचीत के इस सिलसिले को, कोई स्पीच नहीं थी, कोई लेक्चर नहीं, समुद्र में इस नाव को डाल देते हैं और पतवार भी निकाल लेते हैं, मोटर भी उसमें से खोल लेते हैं। जिधर से हवा जाएगी उधर बहने देते हैं चीज, तभी हम सबको आनंद इसके अंदर आएगा। पहले अपन लेते हैं, चूंकि एक मैनेजमेंट, एक फैकल्टी और एक स्टूडेंट वाली बात, सबसे पहले अपन यहां से चालू करें। एक सैंडविच वाली स्थिति आप लोगों की, जो फैकल्टी होती है, जो स्टाफ होता है, सैंडविच वाली स्थिति होती है। ऊपर मैनेजमेंट है, नीचे स्टूडेंट्स हैं, बीच में आप लोग हैं। मजेदारी की बात यह है कि जब तक उस सैंडविच के अंदर आप लोग फिट नहीं होंगे तब तक मैं उस सैंडविच बनेगी और मैं उसका मजा आएगा। तो जस्ट एंजॉय द सैंडविच, क्योंकि ये रेसिपी अपने आप में संसार की सबसे अधिक मानी जाने वाली रेसिपी है। तो उस सैंडविच वाली जो अपनी स्थिति है उसको एंजॉय करें। लेकिन कई बार ये होता है कि हमारे साथ में अन्याय क्यों हो रहा है? हमने तो बहुत अच्छा काम किया था, मैनेजमेंट ने उसको इतनी तवज्जो क्यों दी है जो कि इतने लायक नहीं, जबकि हम तो लायक हैं। होता है, कई बार होता है ना। तो और ये इसीलिए कि हम ऐसा सोचने लग जाते हैं कि हमें मैनेजमेंट द्वारा कम प्राथमिकता दी जा रही है। एक किस्सा याद आता है मुझे। एक बादशाह थे, उनकी पत्नी ने ये कहा कि मेरे भाई को महामंत्री बना दो। तो उन्होंने कहा ये अमीचंद जो बना हुआ है महामंत्री, ज्यादा ठीक है, उन्होंने इसको आप बना दीजिए। ठीक है, ऐसा करते हैं, शिकार में चलते हैं, तुम खुद बता देना। तो बादशाह वो महामंत्री उस रानी का जो भाई, जो बेगम था, उसका भाई साथ में ले लिया। अब वो जब गए तो वहां शिकार के टाइम पे बिल्कुल दूर, करीब 10 किलोमीटर दूर धूल उड़ती हुई नजर आ रही थी। तो उन्होंने बेगम को कहा कि तुम्हारे भाई को भेजो वहां पे, लेकिन क्या की धूल उड़ रही है। वो लौट के आए, क्या हुआ? बोले साहब वहां कुछ घोड़े नजर आ रहे हैं, उसके ऊपर कुछ सैनिक नजर आ रहे हैं, लगभग 500-700। तो उन्होंने कहा कौन थे? बोले सर ये थोड़ी कहा आपने, मेरे को तो ये कहा था कि है क्या जो देख के आज धूल मैंने आपको बता दी। फिर उन्होंने अमीचंद को भेजा, तुम जाओ। उसको ये नहीं बताया कि इस भाई को पहले भेजा हुआ था। जब भाई वापिस, जब अमीचंद लौट के आया महामंत्री, तब उसने के साथ घोड़े थे, 700 के करीब सैनिक थे। जासूसों ने बता दिया था कि अपन 4 दिन शिकार पे आए हुए हैं, अपने ऊपर हमला करने की योजना थी राज्य के ऊपर। मैंने एक तो जासूस भेज दिया है जो कि सैनिकों को लेके आ रहा है, उनको हमने साउथ की तरफ रवाना कर दिया कि बादशाह और बेगम वगैरह साउथ की तरफ चले गए हैं, अब कोई खतरे की बात नहीं। तब जाकर के उस रानी ने कहा कि नहीं, मेरे भाई को नहीं, बल्कि यही ठीक है, हमें चाहिए। तो हम इसके पहले कि मैनेजमेंट हमारे को प्रति पक्षपात कर रहा है, क्या हम यह भी सोचेंगे कि हमने उतनी योग्यता थी भी है? दूसरी बात लेकिन साथ में ये आती है कि कई बार मैनेजमेंट के साथ में एक ऐसी मजबूरी आती है, मैं सोचता हूं कि ये होता ही होता होगा। क्या होता है कि कुछ मजबूरियां, कुम्हार जो होता है ना, कुम्हार कुम्हारी पे बस नहीं चलता है तो गधे का कान मरोने लगता। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमें लग भी रहा है कि हम योग्य भी हैं, हमें यह भी लग रहा है कि ये अन्याय भी हो रहा है, उस समय विशेष के लिए मित्रों उसको सहन करो, क्योंकि हो सकता है कहीं आपका कान मरोड़ा जा रहा हो और मैसेज किसी और को दिया जाए। ये बात तो भी चूंकि फैकल्टी के साथ बात करें, अब अपन तनाव की बात करें। मुझे कई बार कहते हैं लोग, सब तो टेंशन में रहते हैं,
ये टेंशन हो, वो टेंशन हो। मैं सोचता हूँ टेंशन होता कैसे होगा आदमी जब पांचों कर्मेंद्रियां तो हमें आनंद के लिए बनाई है, ईश्वर ने टेंशन होता किस बात में? क्योंकि अगर आप सोचना चाहो तो ईश्वर ने, आप ये देखिए कि मैं रणथंभौर जाता हूँ हर साल, लगभग हर साल रणथंभौर जाता हूँ। रणथंभौर सिर्फ इसलिए जाता हूँ कि मैं देख सकूं, ईश्वर को धन्यवाद दे सकूं। आपको मौका मिले तो प्रकृति के पास एक बार जाके कोशिश करिए। मैं वहां जाता हूँ तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, हिरन जब पानी पीता है तो पानी पीते पीते 15 बार इधर उधर देखता है कोई इसको खा ले जाए। शेर जब बूढ़ा होता है और मरने लगता है तो उसकी वाइफ या उसके बच्चे उसकी मांस उसके मुंह में नहीं देते, उसको पेट लटक करके वो मरता है। और हम यहाँ करके फ्रिज में से आराम से पानी पीते हैं, हमको कोई मारते ही नहीं। और हम बीमार हो जाते हैं तो हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, उनका दिमाग खराब हो जाता है कि इस आदमी का ऐसे तबीयत कैसे खराब होगी, और हम ईश्वर का धन्यवाद ही नहीं करते। आप मित्रों ये देखिए कि हम डाइनिंग टेबल के ऊपर भोजन कर लेते हैं, हमारे को भोजन छीन करके ही नहीं ले जा रहा, हमें कोई खा ही नहीं रहा है। मित्रों आप ये देखिए कि हम 8 घंटे नींद ले लेते हैं, हमें कोई मारता ही नहीं, जबकि मनुष्य के अलावा कौन सा जानवर ऐसा कर सकता है। इसलिए ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए हम लोग तनाव में आ रहे। जब भी बात इस तरह की आती है तो मन में ये सोचो कि ईश्वर ने हमारे को कितना शानदार बनाया है और हमारे को इतने तरह की मेमोरी दी है, प्रेम दिया है, करुणा दिया है, दया दी है। किस जानवर को दे दी इतने सारे? इसलिए सदैव मनुष्य होने का आनंद लीजिए और ऊर्जा से। लेकिन तनाव आएगा तो परेशान तो करेगा। हुआ क्या, एक राजा ने कहा एक व्यक्ति को कि एक बकरी है और ये जो बकरी है इसको तुम्हें रोज, जो भी राज्य के अंदर, इस बकरी को रोज आधा किलो बादाम, आधा किलो काजू और 2 किलो पत्तियां और घास जड़ी बूटियां खिलाए और 6 महीने तक मेरे सामने खिलावे रोज एक बार, और उसका 1 ग्राम भी वजन नहीं बढ़े तो उस व्यक्ति को मैं 10,000 रुपए का पुरस्कार दूं। ऐसा भी हो सकता है कि आप आधा किलो बादाम और आधा किलो काजू किसी बकरी को खिला रहे हो, उसका वजन न बढ़े। तो हुआ क्या, एक व्यक्ति ने चैलेंज एक्सेप्ट किया, वो रोज उसके सामने 6 महीने तक उसको खिलाते और बकरी को जब 6 महीने बाद तोला गया तो उसका 1 भी ग्राम वजन बढ़ा हुआ। तो उस राजा को टेंशन हुई कि ये क्या बात है, इसका वजन क्यों नहीं बढ़ा, बकरी का मेरे सामने खिलाया जा रहा है। तो उसने 10,000 रुपए पुरस्कार तो ले लिया। उसने कहा ऐसा करता था कि जो ही आपके सामने तो उसको भोजन करा देता और उसको शेर के पिंजरे के पास ले जाके बांध देता। तो इसके अंग इतना सा नहीं लगा साहब, इसका 1 ग्राम वजन बढ़ने का सवाल है। तनाव जो है ना, ये आपका वजन नहीं बढ़ने देता है, ये तनाव आपको परेशान रखता है। इसीलिए कोशिश ये करें कि इस तनाव को हम कहाँ भेज सकते हैं, और एक अभ्यास के साथ। मैंने तो ये अभ्यास किया हुआ है मित्रों। क्या आप सोचते हैं, आप हर व्यक्ति ये सोचता है कि आप दुखी कैसे रहें, उसको मजा ही इसमें आता है कि आप टेंशन में कैसे रहें, तब उसका काम होगा। वरना उसको बड़ा दुख रहता है कि मैंने ये आदमी खुश कैसे। एक मानव की प्रवृत्ति है मित्रों, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा क्यों है, उसको स्वाभाविक वृत्ति है कि ये सामने वाला सुखी और खुश कैसे रह सकता है। तो इसमें एक अभ्यास यह किया कि ये जो व्यक्ति मुझे तनाव देना चाह रहा है, सबसे पहले तो ये जो तनाव दे रहा है इसको मैं कहां ट्रांसफर कर सकता हूं। ये पहले तो उस पात्र को ढूंढो जिससे कि आप उस तनाव को ट्रांसफर कर दो। मेरे बॉस ने दिया, मैं नीचे कर दूंगा, ठीक है। बहू ने दिया, सास को ट्रांसफर करो, ससुर ने दिया, नीचे ट्रांसफर करो। ऐसे करके पहले तो आप अपनी ये बना लो कि ये ट्रांसफर कहां हो सकता है। तो मेरे यहाँ तो रेत की ऐसे जड़ा रहे, मैं क्यों उस पाउडर की तरह अपने यहाँ लगाए रखूं या उसको डिओडोरेंट की जैसे उस टेंशन को अपने साथ में रखे रखूं। मैं तो रेत की जैसे झाड़ के जाऊंगा वहां से। लेकिन कई बार यह भी होता है कि ऐसा कोई पात्र ही नहीं मिलता जो हमारी टेंशन को जल्द से जल्द हमें दे जाएगा। तो उसमें क्या करना है, एक प्रैक्टिस होगी, खारिज करो। लोग जो चाहेंगे ना आपको तनाव देने वाले, उनको खारिज करने की प्रैक्टिस चालू करो कि ये लोग मेरे लिए इस दुनिया में मौजूद नहीं। मैं तो 4 आदमियों खारिज किया, मतलब बहुत मुश्किल आती है। यूं नहीं कि आप एकदम से करो। और जो तो आप खास नातेदार, रिश्तेदार या कोई वो लोग जो रोज आपके सामने रहते हैं, आपके सामने पड़ते यू फील लाइक एलर्जिक टू देम। लेकिन करो क्या, वो रहेंगे आपके सामने, चाहे वो आपके आसपास के हो, आपके रिश्ते में हो, आप कुछ नहीं कर सकते, तो उसको खारिज करो कि ये व्यक्ति या ये स्त्री मेरे लिए इस संसार में मौजूद। तो जब वो मौजूद ही नहीं है तो मैं तो उसके प्रति आपको बुरा भाव आएगा,
और न आपको उसके प्रति अच्छा भाव है। तो ये इससे क्या होगा कि वो आपको तनाव देने का काम नहीं कर रही है, कर रहा है, वो सामने से भी निकल जाएगा मित्रों, तो वो आपको तनाव नहीं देगा। मैंने प्रैक्टिस की है, 4 व्यक्तियों को खारिज कर रखा है जिनको लेकर के बड़ा टेंशन में रहता था, और अब मुझे इतना आनंद में रहता हूँ सामने से निकल अब वो टेंशन में आ गई बुरी तरह से कि मैं उनको देख कर मेरी भावभंगिमाएं ऐसी दृष्टि भी नहीं हो रही, ये क्या हो रहा है, फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो पर उन्होंने क्या किया पता आपको, उन्होंने दूसरा तलाश किया, क्योंकि वो तो नहीं, वो भूत तो किसी न किसी में लगेगा, आपको छोड़ दिया उसने, सबसे बढ़िया बात। तो ये प्रैक्टिस मित्रों आपको करनी पड़ेगी, और इस प्रैक्टिस करने से आपको बहुत सारी समस्या हल हो जाएगी। अब आ जाते हैं समय की। मेरे को एक दिन फोन है, अक्सर मेरे को जो है सभी अवसर आते हैं जहां पे ये होता है कि आप ये भी कर लेते हो, वो भी कर लेते हो, और हमारे पास समय ही नहीं। मित्रों एक बात और बताना चाहता हूँ कि आपका अपना क्योंकि वृत्ति है, जो हम यहाँ भी बैठे हैं लोग, क्या है वो, ये वृत्ति है हमारी, क्योंकि हमें अपने परिवार पालना है। ये तो सेकेंडरी होता है कि हमें पढ़ाना है, ये सेकेंडरी होता है कि हमें ये करना है, बेसिकली तो हमें अपने परिवार को ही पालना है। बेसिकली तो यही करना है कि हम वो धन ले जाकर के जीविकोपार्जन के लिए परिवार करें, और इसीलिए ये समय यहाँ दे रहे हैं। तो क्यों नहीं कि ये जो हमें यहाँ पे जो करना है, अपने वृत्ति को करना है, अपने कर्तव्य को करना है, उसके बाद का जो समय मिला है वो तो मेरे परिवार के लिए और मेरी जो अभिरुचियां हैं उनके लिए। तो इसीलिए हमें एक सेगमेंट तो बनाने पड़ेंगे अपने टाइम के, जिससे कि अब समय इतना होता है मित्रों, इतना होता है, मेरे पास तो समय की कमी नहीं होती। मेरे पास तो सप्ताह में फिर भी अभी भी 10-1 घंटे ऐसे बच जाते हैं मित्रों, जहां मैं सोचता हूं अब क्या करूं, अब मैं तो बेरोजगार हो गया। आप इसको प्रैक्टिस में लाइए, आपके पास खुद के पास समय की इतनी अधिकता रहेगी जिसमें आप समय दो। अब देना किसको है, माता को दो, पिता को दो, बच्चों को दो समय, बुजुर्गों को समय दो। आप बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी। पिता को मैं बताऊँ आपको, क्योंकि बुजुर्गों का जैसे हम अगर उनको समय देते हैं, हमें बहुत सारी नई चीजें सीखने को उनसे मिल जाती है। ये कोई उपदेश वाली बात नहीं, वाकई नई चीजें हम वहां से मिलती हैं। और वो लोग हमारे प्रति इतने प्रोटेक्टिव होते हैं। मैं बताऊं, माता तो इतनी प्रोटेक्टिव होती है अपने बच्चों के प्रति। क्या हुआ कि एक मदर थी, लेडी थी, वो डॉक्टर के पास गई, जाके डॉक्टर को कहती है डॉक्टर साहब मेरे बच्चा जो है वो बिस्तर में सुसु कर देता है। डॉक्टर ने कहा मैडम ये तो मामूली सी बात है, ऐसी कोई खास बात नहीं। तो नहीं साहब को अब समझा करो बात को, बिस्तर में अक्सर सुसु करता है। तो उसने ये तो मामूली बात है। उसने डॉक्टर साहब आपके लिए मामूली बात है, पर मेरी बेटी की वाइफ ऐसा नहीं सोचती। माता पिता तो इतने ज्यादा प्रोटेक्टिव हमारे प्रति होते हैं। और एक चीज मैं आपको बताऊं, ऑब्जर्वेशन जो आपको होता है, ऑब्जर्वेशन आप करो कहीं पे भी, एक आप किसी भी व्यक्ति को उसको पता नहीं लगना चाहिए कि आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तब तो मित्रों इसका आनंद आएगा। तो आनंद देने के तरीके बता रहा हूं मैं। अपने काम करने के साथ आपको आनंद आ कैसे सकता है। तो आप किसी को कान खुजाते हुए लग जाए एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, उसको नहीं पता होना चाहिए कि आप उसको देखिए। मित्रों 7 रंग एक साथ उसके चेहरे पे आते हैं, करुण, क्रोध, दया, ममता, देख करके आप जरा सा एक बार निर्दोष देखो, ये गया नाखून चुप गया, और फिर गुदगुदी चले तो उसके हाथ से रसा है। आप देखो मतलब सातों फिर करुणा और ममता भी आ जाती है कई बार, क्योंकि एक आंख यूं हो जाती है, एक बदल जाती है, एक इस तरह की भावना ऑब्जर्व करना चाहिए। तो क्या क्या आनंद की बातें नहीं हो सकती। मुझे ये ध्यान है कि एक एयरपोर्ट के ऊपर एक सज्जन खड़े थे और एक स्लीवलेस परिधान पहनी हुई स्त्री थी, सुदर्शन और उसको पकड़ करके, क्या माइक काम कर रहा है? यस सर। तो उसको पकड़ करके बाहों को यूं का, हेलो मैडम कैसी हैं आप? मैडम ने कहा बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे हाथ लगाने की? उसने कहा मैडम आप गजब कर रहे हो, भीड़ एयरपोर्ट के ऊपर। उन्होंने फिर एक बार उसको कहा कि मैडम फिर ये देखिए हाथ लगा रहा, सब उसने इकट्ठा और कर लिया। अब उसकी उन सज्जन की लगभग पिटाई होने की स्थिति आई थी। तो उन सज्जन ने उनको फिर बाद में जाकर के उसने कहा कि ये औरत झूठ बोल रही। वो उन्होंने कहा मैं तो इनको जानती नहीं हूँ, मेरे हाथ पकड़ रहे, मैं इनको जीवन में नहीं देखा मैंने इनको।
उन्होंने कहा साहब इस औरत ने मेरे साथ एकांत में 3-3 घंटे बिताए हुए हैं 4-5 बार। अब तो औरत बेचारी पसीने पसीने में, उसने ये क्या बदतमीजी है। फिर उन सज्जन ने उसको यूं पकड़ करके नीचे यूं बिठाया कुर्सी पर, यूं किया यूं, तो बोले अरे दाता वाले डॉक्टर साहब नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अब उनने हमेशा रूट के नाल करके देखा डॉक्टर साहब, अरे भाई ऑब्जर्वेशन तो ठीक से करो। इसीलिए जीवन में ऑब्जर्वेशन का इतना है तो बताओ कितनी बुरी स्थिति हो जाती है। और वो कभी तो सीधे भी देख लेती देवी, हमेशा जावे कुर्सी बैठ जाओ, बस यूं करके बैठ जाओ, दांतों का नाक, डॉक्टर का नाक लिखा हुआ था उसको। दूसरी बात जो एक मजेदार है वो है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जो हम, ये जो मैं अभी जो आपको बात कर रहा हूँ, ये इससे जस्ट नॉट टू क्रिएट द ह्यूमर फ्रेंड्स, ये जो हमारे स्टूडेंट्स के साथ में हम लोग पेश आते हैं, आप लोग भी पेश आते होंगे, ये क्यों कम मार्क्स आ रहे हैं, बच्चों का ध्यान क्यों नहीं हो रहा है, हमारा ध्यान क्लास में जाने के लिए क्यों नहीं कर रहा है, हमें उत्साह क्यों नहीं हो रहा है। मुझे जब मैं ऑफिस जाता हूँ तो मैं बड़े आनंद के साथ में यूं आता है कि आज हमें क्या क्या होने वाला है, मैं तैयार होते हुए मेरे को बड़ा मुदित सा रहता है मन। क्यों नहीं रहता है हमारे जाते वक्त? के राम साहब का मन मुदित रहता था, जब एयरपोर्ट मिलते थे तो आनंद में भरे हुए रहते थे। क्यों क्यों? क्योंकि हम यह भूल जाते हैं या हम इस बात को ध्यान नहीं दे पाते हैं कि बच्चे को कंसंट्रेशन कितना हो रहा है। जब बच्चे का कंसंट्रेशन नहीं होगा, वो परफॉर्म नहीं करेगा, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर सवाल है। जबकि आप एक बहुत अच्छे शिक्षक या एक बहुत अच्छे एकेडमिशियन हैं, लेकिन चूंकि वह परफॉर्म नहीं कर पाते, इसीलिए आपके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। कंसंट्रेशन पे मैं 2 बात बताऊं, मेरी खुद की, एक दूसरे बता रहा हूँ। कंसंट्रेशन में नई शादी हुई, बेचारी गांव की लेडी थी, शादी होकर घर गई, पति फौज में था, चला गया। अब चिट्ठी लिखनी पति को, तो उसने मेरी ननद जो शादीशुदा थी उसको वो लिख के दे, कैसा मेरे को चिट्ठी लिखनी है। और मैंने कभी चिट्ठी लिखी नहीं, क्योंकि मेरी पहली शादी, ननद ने कहा शादी तो मेरी भी पहली हुई थी, लेकिन चिट्ठी तो मैं लिखना तेरे को बता सकती हूँ, वहां लिखना है तुझे। अच्छा, वो अपने पति के खैरों में खोई हुई फौजी की, उसने कहा ऐसे लिखना है कि प्रिय प्राण, बीच का मैटर तू लिख लेना भाई तेरे क्या है, और लास्ट में आपके चरणों की दासी। प्रिय प्राणना, बीच का मैटर लिख लो, आपके चरणों की दासी लास्ट में। उसका कंसंट्रेशन नहीं था और उसने जो चिट्ठी लिखी, पति छुट्टी लेके आ गया, उसने लिखा प्रिय चरणदास आपके प्राणों के प्यासे। तो अब क्या है, जो आप पढ़ा रहे हो, आपके बच्चों का कंसंट्रेशन उसमें है ही नहीं, तो जब नहीं है तो वो परफॉर्म क्या करेंगे, वो कहां से मार्क्स लेके आएंगे। आपको उनको ये इस प्रकार से उस विषय को लाना पड़ेगा जिससे कि उनका कंसंट्रेशन हो। मेरी अपनी बता रहा हूँ, हमारे क्या होता था गांव के अंदर, मैं 6ठी क्लास तक, जैसा कि अभी बताया, गांव के स्कूल में पढ़े थे। अच्छा, हमारे तो क्या था कि हिंदी भी नहीं थी, मेवाड़ी में पढ़ाई जाती थी। कैन यू इमेजिन, मेवाड़ी में पढ़ाया जाता था हिंदी और बाकी सारे विषयों, और लेकिन 6ठी क्लास में इंग्लिश चालू। अब वो तो हिंदी नहीं आती थी, क्योंकि हिंदी सीखने की ललक थी, लेकिन अगर हिंदी बोल जाते, कल्पना करिए मित्रों, हिंदी बोल जाते तो हमको गांव वाले टोकते थे, हम तम करे लगता ही, हम तम करे, ये बड़ो हिंदी वाला आई हो। तो इस चक्कर में हम हिंदी न तो सीख पाए और न बोल पाए। तो 6ठी क्लास में अब इंग्लिश चालू हुई। एक तो दुबड़े ऊपर 2 अषाढ़ आ जाए, बताओ, एक तो बेचारा दुबला वैसे ही पशु, और 2 अषाढ़ आ जाए, सावन नहीं आवे तो क्या हाल हो, बताओ। तो वो बेचारा एक अंग्रेजी हो रहा। अब क्या होता था कि हमारी मेरी आदत ये थी कि बस उसके बाद आज शाम को जीवन रहे, हमारे गाँव के अंदर जीवन में बड़ा आनंद है, लड्डू मिल जाओ मुझे। तो अब हमारे क्या है कि वो इन्विटेशंस में मेरे को ये कह रखा था कि जीवन में ये चल जाए, जाएगा ये, मेरे लिए कह रखा था ये चल जाए। तो मैं बड़ा कुछ, तो जो बस्ता था ना उसमें ग्लास रखते थे, उस वक्त मना था, आप किसी और की ग्लास आप यूज नहीं कर सकते, अब तो यूज एंड थ्रो वाले आ गए। तो वो ग्लास मारते रहता था जिससे कि वो मेरी ग्लास बिल्कुल पवित्र रहे। तो इधर तो बस्ता, इधर ऊपर नीम का पेड़, अब मैं मेरे ग्लास मारू। इंग्लिश की क्लास में तुरंत पीछे बैठ जाता जाए, बाकी क्लास में आगे रहता था, इंग्लिश वाली चालू होती मैं पीछे चल जाता, क्योंकि इतनी ऐठन से उन्होंने लिया था शरीर के अंदर, और मैं मेरी ग्लास मार। अब पता नहीं कब उन्होंने प्रेजेंट टेंस पढ़ा दिया, अब फ्यूचर टेंस पढ़ा रहे टीचर हमारे मार साहब। अब फ्यूचर टेंस में ये पढ़ा रहे कि शेल जो है वो किर लारे जाएगी, मतलब साज में जाएगा, तो आई और वीर लारे शेल जाएगी, आई और वी के साथ तो शेल जाएगा, और बाकी सब लारे विल जाएगा। रमा विल गो, रतन विल गो, राम विल गो, श्याम विल गो, और विल मैंने काकी की, मैंने कहा होगा अपने क्या लेना है इसके अंदर। मेरे ग्लास मार, मेरे को क्योंकि अंग्रेजी में बिल्कुल रुचि नहीं, कतई रुचि नहीं, जबकि मतलब
मेरे को वन ऑफ द ब्रिलियंट स्टूडेंट कंसिडर किया जाता था, लेकिन उस सब्जेक्ट में मेरे टीचर ने मेरी रुचि डेवलप ही नहीं करी, तो मैं तो मेरे ग्रास आ गया वो करके। और जो ही इंग्लिश का पेपर छूटो, वो लास्ट का भी होता था भगवान की कृपा से। हम तो सीधे बैलगाड़ी पकड़ी, अपने बुलाना एक गाँव था, जिम में चले गए, वापस आकर के दूसरे दिन वापस अपने वही खेले में क्लास। वो इंग्लिश का पीरियड आया, मोहन साहब समझ गए कि आज इसकी टुकाई करनी, जबकि मेरी टुकाई होती नहीं थी, पर उस दिन हुई। उन्होंने कहा पंडित उबो हो जा, पंडित उबो हो जा। अरे शेल के लिए लेकर जाए, शेल किसके साथ जाएगा? और मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं साहब कि उन्होंने शेल या कोई और चीज पढ़ाई की है। मैंने कहा शेल के लिए लेकर जाए, हाँ। मैंने पूरी संपूर्ण बुद्धि का इस्तेमाल किया कि आज पिटाई नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा साहब, मैंने जो शेर जाए, इसका मतलब जाएगा चलने वाली चीज, या तो कोई जानवर या कोई आदमी है, इन दोनों में से एक है। तो मैंने पूर्ण अपने बुद्धिमत्ता कॉन्फिडेंस के साथ किया, मैं के साथ जो प्रेम ले जाए, और जब मेरे जरूरत पड़े बामंटा तो जीमा मेरे जाए। अब मेरे को तब से शेर से नफरत हो गई। ये एक ऐसी चीज है जो प्रेम से भगवान चल जाता था, ये प्रेम से भी साथ में नहीं जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि कंसंट्रेशन नहीं होने पे कैसी पिटाई हम कुछ सोच सकते हैं। अर्थात हमें सदैव यूं इवन परिवार में भी जहां बात है, कंसंट्रेशन तो हमें रखना ही पड़ेगा। और कुछ चीजें मैनिपुलेशन हम करना अपना लगभग कर्तव्य ही समझने लग गए। जो जितना मैनिपुलेट करेगा उतना सक्सेसफुल होगा। लेकिन मित्रों, मैनिपुलेशन में जो फौरी तौर पे जो फायदा है ना, उस वक्त तो मजा आता है, पर बाद में ये हमें मुश्किल हो जाता है कि लास्ट टाइम हमने क्या बोला था। ये थोड़ा सा नुकसान मैनिपुलेशन का है, बाकी तो मैनिपुलेशन में ठीक रहता है। इसके ऊपर क्या हुआ कि मतलब मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यूं नहीं, जैसे चाणक्य ने खुद ने कहा था कि अगर आप बिल्कुल सीधे पेड़ हो तो आप गिरोगे, घास अगर आप झुक जाएगी तो वो बड़ी आंधी के अंदर भी बच के निकल जाएगी। इसके बहुत ज्यादा सीधा होने की भी जरूरत नहीं है, छोटा मोटा मैनिपुलेशन करना भी चाहिए, लेकिन बड़े आदमी मैनिपुलेशन उतना करो जितना आप मेंटेन कर सको, वरना आपको मूर्ख समझा जाए। तो उस पर एक बात याद आई कि एक राजा था, बादशाह था, तो उसको वो क्या गप्पड़ पड़ मैनिपुलेट करने की उसकी बड़ी इच्छा होती थी, और वो बड़ी गप मारना, मैनिपुलेट करना, तो वो हमेशा उसकी बात पिट जाती थी। तो उसने अपने महामंत्री को कहा कि भाई तू यार कोई ऐसा आदमी लाया जो मेरे